नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का वाईफाई स्टडी 2.0 पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आप हैं मेरे साथ में इस समय की एक ऐसी खबर पर चर्चा करने के लिए जो फिलहाल के लिए सुर्खी बनी हुई है। सुर्खी ये है कि भारत और चीन के सैनिक, एक बार पहले जब आपने ये सुर्खी सुनी थी तब समय था गलवान वैली इंसिडेंट का। आज एक बार फिर आप इस घटना को सुन रहे हैं। दिसंबर 13, 2022 में आज इस खबर को सुन रहे हैं और इस बार जानकारी है अरुणाचल प्रदेश के अंदर एक क्षेत्र जिसका नाम है तवांग, और तवांग नामक क्षेत्र में भारत और चीन के सैनिक आपस में एक दूसरे से भिड़े हैं। भिड़ने का अर्थ क्या है ये भी समझ लीजिए। भिड़ने का अर्थ यहाँ पर शाब्दिक अर्थ जो है ना वो लिटरल सेंस में भी वही है, अर्थात भिड़ने का मतलब यहाँ मुठभेड़ नहीं होती है, गोली बारूद नहीं होती है, शरीर से शरीर की भिड़ना होता है ना, वो भिड़ना होता है। यानी कि यहाँ पर हाथों से ही एक दूसरे को धक्का दिया जाता है, क्योंकि भारत और चीन के बीच में 1996 का हुआ एक एग्रीमेंट है जिसके तहत भारत और चीन की सेनाएं जब भी बॉर्डर पर एक दूसरे के आमने सामने आएंगी तो किसी भी वेपन का उपयोग नहीं करेंगी। ऐसी स्थिति में एक दूसरे को धकेलने का ही काम किया जाएगा, यानी कि सशरीर धकेलने का काम किया जाएगा यदि कोई किसी दूसरे की सीमा में एंट्री कर जाता है। और यदि मुठभेड़ का अर्थ यानी कि एक दूसरे से लड़ने का भी अगर मन हो तो ये दोनों एक दूसरे से हाथ लगा के लड़ेंगे, मल्लयुद्ध टाइप से। लेकिन इस चीज के अंदर जो चीटिंग की थी वो लास्ट टाइम गलवान वैली इंसिडेंट में चीन के द्वारा की गई थी कि वो कटीले तारों से बंधे हुए रॉड लेकर आए थे, जिससे कि 20 भारतीय सैनिकों की मौत हो गई थी। हालांकि आंकड़ा 34 चीनी सैनिकों के मरने का भी है, लेकिन चीन की चूंकि खबरें बाहर नहीं आती इस वजह से आंकड़े के ऊपर क्लेम कर पाना किसी भी तर्क से, मतलब अभी फिलहाल के लिए किसी भी रेफरेंस से पॉसिबल नहीं होता है। ऐसी स्थिति में फिलहाल जो खबर आ रही है वो है अरुणाचल प्रदेश के तवांग क्षेत्र से, जहां पर कहा जा रहा है कि चीनी सैनिक एज यूजुअल जैसे टहलते टहलते वो किसी बॉर्डर एरिया में घुस आते हैं वैसे ही बॉर्डर एरिया में घुस आए थे। मजेदार बात देखिए कि आप और हम जब टहलने निकलें तो शायद सोचते हैं कि किसी आरामदायक स्थान पर टहला जाए, लेकिन चीनी सैनिक जब टहलने निकलते हैं तो 17,000 फीट की ऊंचाई पर टहलने निकलते हैं। तवांग वाले क्षेत्र में अरुणाचल प्रदेश के ये लोग इसी तरह से टहलते हुए बॉर्डर क्रॉस कर गए, जिसके ऊपर भारतीय सेना ने जो वहां पर तत्परता से तैनात थी इन्हें पीछे की तरफ धकेल दिया। और इस धकेलने के अंदर जो मतलब गहमा गहमी हुई भारतीय और चीनी सेनाओं के बीच में, ऐसी स्थिति में 6 भारतीय सैनिक जो हैं वो घायल हुए हैं। और उनके बड़ी मात्रा में सैनिक इस बार घायल हुए हैं क्योंकि भारतीय सेना इस बार इनके पैंतरे से पूरी तरह अवगत थी, यानी कि उन्हें पता था कि बॉर्डर के ऊपर किस तरह से इन लोगों के साथ में ट्रीटमेंट करना है। ये तो है कथा आपके पास शॉर्ट में। अब कहानी विस्तार से भी जान लेते हैं। फिलहाल के लिए आप अखबार के अंदर यहां पर कुछ कटिंग्स देख रहे हैं। इंडिया चाइना ट्रुप क्लैश इन अरुणाचल प्रदेश, माइनर इंजरीज ऑन बोथ साइड, यानी कि किसी भी व्यक्ति के कैजुअलिटी की कोई खबर, यानी कि मतलब लाइफ कैजुअलिटी की खबर यहां पर नहीं आ रही है। इंडियन चाइनीज ट्रुप्स क्लैश एलएसी अरुणाचल प्रदेश, दिसंबर 9 को ऐसा हुआ था। अब 9 दिसंबर की खबर आज आप लोग 13 दिसंबर को सुन रहे हैं, मीडिया में 12 दिसंबर को आई थी। तो 9 दिसंबर के बाद में एज यूजुअल जैसे पहला गलवान के केस में भी हुआ था कि एक बार की क्लैशेस के बाद में फिर बैक वापस तुरंत भी दूसरे दिन भी घटनाएं घटी थी। इसलिए शायद मीडिया के द्वारा इस खबर को या फिर सेना के द्वारा इस खबर को दिया जाने में थोड़ी देरी की गई कि एक बार देख लेते हैं कि कितने दिन बाद वापस से कोई ना कोई घटना दोहराई जाती है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में फेस ऑफ हुआ है इंडिया और चाइनीज ट्रुप्स का अरुणाचल प्रदेश के अंदर जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है। इसके बाद में कांग्रेस ने प्रधानमंत्री से या सरकार से मतलब ये कहा है कि भाई अब अपना ढुलमुल रवैया छोड़कर सख्त लहजे में चीन को समझाया जाए, अब यह हरकत बर्दाश्त नहीं होगी। यानी विपक्ष के नाम पर इनके द्वारा यह बात कही गई है। 9 दिसंबर को अरुणाचल प्रदेश के लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर भारत और चीनी सैनिकों के बीच में जो मतलब झड़प हुई है उसमें 6 जवानों के घायल होने पर गुवाहाटी में उन्हें इलाज के लिए लाया गया है। वहीं उसी तरफ दूसरी तरफ 10 चीनी सैनिक भी घायल बताए जा रहे हैं। न्यूज एजेंसी एएनआई की अगर बात माने तो भारतीय सेना ने चीन की घुसपैठ का करारा जवाब दिया और भारतीय फौज को चीनी फौज को भारतीय सेना ने काफी दूर तक धकेल दिया। और यह घटना 17,000 फीट की ऊंचाई की है। यहां पर 300 सैनिक घुसपैठ करने की योजना बना रहे थे। यह वो ऑफिशियल लेटर है जो कि तवांग सेक्टर इंसिडेंट के बारे में सेना के द्वारा जारी किया गया है। यह आप यहां पर देख सकते हैं, हम कंटेंट में आपको इसे साझा कर देंगे। अगर मैं मैप पर आपको इस जगह को दिखाऊं तो आपके लिए इस तरह से देखना होगा।
पूर्वी भारत की तरफ अगर आप चलते हैं तो भारत का सबसे पूर्वी किनारा अरुणाचल प्रदेश, और उस अरुणाचल प्रदेश का एक क्षेत्र है यहाँ पर तवांग के नाम से। यही जो जगह है डॉटेड लाइन में जो दिखाया जा रहा है, इसी जगह पर 9 दिसंबर को जो क्लैश है उसको रिपोर्ट किया जा रहा है। अब आपके दिमाग में एक सवाल आएगा कि सर ये थोड़ा अंदर की तरफ दिखाई दे रहा है, बॉर्डर एरिया के ऊपर क्लैश हुआ है, तवांग के नज़दीक हुआ है, तो ये कहना क्या मतलब है, क्या मसला क्या है? असल में क्या है ना कि अरुणाचल प्रदेश के इस पूरे हिस्से के ऊपर चीन अपना दावा करता है, यानी चीन अरुणाचल प्रदेश को भारत का हिस्सा नहीं मानता। वो ये मानता है कि इसके उत्तर में जो चीन का तिब्बत वाला क्षेत्र है, जो कब्जा कर रखा है तिब्बत के ऊपर चीन ने, वो वाला हिस्सा यहां तक विस्तृत है। उसके अपने तरीके हैं इस बात को मानने के। उसका तरीका ये है कि जो तिब्बत के बौद्ध हैं वो तवांग मठ की भी पूजा करते हैं। दैट मीन्स वो यहां से लेकर के इस क्षेत्र के अंदर तक विस्तृत हैं। ऐसी स्थिति में ये जो आपने लाइन देखी है, लाइन बनी देखी है, इस क्षेत्र पर चीन के द्वारा क्लेम किया जाता है कि ये पूरा क्षेत्र हमारा है, क्योंकि तिब्बत पर हमने कब्जा कर लिया है। तो तिब्बत पर कब्जा कर लिया है तो इस क्षेत्र को भी तिब्बत के साथ ही मान करके अरुणाचल प्रदेश के हिस्से को भी तिब्बत का ही हिस्सा माना जाना चाहिए। यही कारण है कि इस इंडियन टेरिटरी को चीन के द्वारा काफी ज्यादा मतलब विरोध में, जैसे भारत के प्रधानमंत्री की अगर यहां यात्रा हो, राष्ट्रपति की यात्रा हो, या किसी भी इंडियन डेलीगेशन की यात्रा हो, तो चीन के द्वारा यहां पर प्रतिरोध जरूर दर्ज कराया जाता है। भले ही इस क्षेत्र के अंदर भारत शासन करता है, लेकिन इस क्षेत्र के विरोध में उनके द्वारा कोई ना कोई वक्तव्य दे दिया जाता है। इसी कारण से भारत सरकार, अच्छा इसका एक बहुत बड़ा कारण ये भी है, असल में क्या है ना, इस पूरे क्षेत्र के अंदर चूंकि हिमालय जो है वो इधर तक विस्तृत है और गहरी ऊंची चोटियां हैं यहाँ पर। ऐसी स्थिति में यहाँ की निगरानी करना बहुत ट्रबलसम है, यानी यहाँ की जो टोपोग्राफी है ये बिल्कुल प्लेनर नहीं है। जिस तरह की जगह पर आप रहते हैं, हम रहते हैं, उस तरह का क्षेत्र यहाँ नहीं है। यहाँ पर हिमालय की बहुत ही मतलब दुर्गम चोटियां हैं, उनके ऊपर बर्फ ढकी हुई है। ऐसी स्थिति में यहाँ की पेट्रोलिंग जो है वो बहुत बड़ा टास्क है, यानी यहाँ पर नियमित जाकर के मतलब जांच करना बहुत मुश्किल टास्क है। दूसरा काम क्या है कि जो पर्वत वाला एरिया है ना, वो तो भारत वाली साइड है, और इनका वाला जो साइड है वो पूरी तरह से प्लेनर साइड है। यानी तिब्बत का जो एरिया है, जैसे ऐसे समझिए कि हिमालय के बाद में अगर आप प्लेन में देखें तो पंजाब, हरियाणा, ये सब प्लेनर एरिया है। उत्तर प्रदेश बिल्कुल ऐसे ही, जैसे ही ये अरुणाचल प्रदेश के पर्वत क्रॉस होकर आप उत्तर की तरफ जाते हैं तो उनका जो तिब्बत वाला एरिया है वो पूरा प्लेनर एरिया है। उस पूरे प्लेनर एरिया पर, बॉर्डर एरिया में इन्होंने बढ़िया तरीके से अपने द्वारा सैनिक संसाधन डेवलप कर लिए। तो होता क्या है कि इनका यहां पर पूरी तरह से प्रेजेंस बना हुआ है। भारत के साथ कंडीशन क्या है कि इन हिमालय की दुर्गम चोटियों पर पेट्रोलिंग करना और इन बॉर्डर एरियाज के ऊपर कंट्रोल स्थापित करना, यह अपने आप में एक बड़ा चैलेंजिंग टास्क हो जाता है। और जब चैलेंजिंग टास्क होता है तो भारत सरकार ने इसी चैलेंज को मिटाने के लिए हाल ही में 40,000 करोड़ रुपए का एक बजट डिक्लेयर किया है, जो पूरे की पूरे बॉर्डर एरिया पर सड़क निर्माण का कार्य शुरू करेगा बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से। ये जानकारी मैंने आपके साथ में साझा भी की थी, अगर आपको ध्यान हो तो कुछ दिनों पहले मैंने आपके साथ में ये जानकारी साझा की थी। ठीक है, तो आप यहां पर देख सकते हैं ये है क्षेत्र तवांग, और इस तवांग के अंदर जो टेंशन वाली बात निकल कर आई है, लगभग 300 सैनिक यहां पर बताए गए हैं। अब ये 300 सैनिकों के साथ जो घटना हुई, ये घटना भारतीय सैनिकों के द्वारा पीछे धकेलने की घटना है, यानी भारतीय सेना के जवानों के द्वारा इन्हें यहां से मुंहतोड़ जवाब देते हुए पीछे की तरफ धकेल दिया गया। इसके साथ साथ ये जो फेस ऑफ हुआ है, ये गलवान इंसिडेंट के बाद पहली बार है, यानी 2020 के बाद 1.5 साल बाद इस तरह का सेना का एक दूसरे के साथ में मुठभेड़ है, यानी एक दूसरे से मतलब बॉडी टू बॉडी कांटेक्ट है। इस घटना के बाद में स्वाभाविक है कि हम वो तरीके अपनाएंगे जिसकी वजह से चीजें नॉर्मल हो जाएं, और हुआ भी यही। तुरंत कमांडर लेवल की बातचीत बुलाई गई और दोनों पक्षों के जवानों को यहां से पीछे हटाया गया। हालांकि इस क्षेत्र पर दोनों ही सेनाएं अपने अपने दावे ठोकती हैं। 15 जून 2020 को लद्दाख के गलवान घाटी के समय पर भी जब यह घटना हुई थी, उस समय इसी प्रकार की मुठभेड़ में, इसी प्रकार की मतलब भिड़ंत में 20 भारतीय जवानों की जान चली गई थी। 38 चीनी सैनिकों का दावा भारतीय सेना ने किया, मतलब भारतीय न्यूज के अंदर भी यह दावा निकल कर आया। इस घटना के बाद भी कमांडर लेवल की चर्चा हुई, चीजें दोनों को वापस से सेटल
कर दी गई, ठीक है, लोगों को एक दूसरे के पीछे की तरफ भेज दिया गया। अब बड़ा सवाल ये बना है कि क्या ये घटना तवांग में पहली बार हो रही है? नहीं, 1975 में भी ऐसे ही तवांग वाली जगह पर एक विवाद हुआ था जहां पर 4 भारतीय सैनिक शहीद हुए थे, ठीक है। यहां से पहले मैं आपको बताऊं कि 1962 में तो चीन का भारत से युद्ध हुआ ही था, उसके बाद अब ये छठा इंसिडेंट है जिस समय पर इनका भारत के साथ में कन्फ्लिक्ट हो रहा है बॉर्डर एरिया पर। 1967 में सिक्किम तिब्बत बॉर्डर पर पहले कन्फ्लिक्ट हुआ। 1975 में इस जगह असम के जवान, असम राइफल्स के जवान वो कर रहे थे, यहां पर 4 भारतीय जवान शहीद हुए थे इसी अरुणाचल प्रदेश के तवांग क्षेत्र के अंदर। ये 1975 में हुआ था ऐसा। 1987 के अंदर भारत और चीन फिर से तवांग के अंदर एक दूसरे से भिड़ गए थे। 2017 में डोकलाम के अंदर 75 दिन तक सेनाएं भूटान वाले बॉर्डर पर एक दूसरे के आमने सामने रही। 2020 में लद्दाख के गलवान घाटी वाले क्षेत्र में हमारे 20 भारतीय जवान शहीद हुए। 2022 के अंदर फिलहाल 6 जवान घायल होने की खबर आ रही है। यानी चीन के साथ हमारा ये छठा मुकाबला है, यानी छठी बार हम एक दूसरे के साथ में इस तरह की स्थिति में फंस रहे हैं। असल में चीन जितने भी देशों के साथ सीमाएं रखता है, वर्तमान में 14 देशों के साथ उसकी सीमाएं हैं, उसका सभी जगह कहीं ना कहीं कोई ना कोई बॉर्डर एरिया पर क्लेश चल रहा है। 22,000 किलोमीटर की चीन की सीमाएं हैं, जिनमें से 3,488 किलोमीटर की सीमा वो भारत के साथ साझा करता है और 400 किलोमीटर की सीमा वो भूटान के साथ साझा करता है, और उन सभी जगह पर इसका कोई ना कोई क्राइसिस चल रहा है। चीन के द्वारा भारत से जो सीमा साझा की जाती है उसे 3 भागों में बांटकर पढ़ा जाता है। एक सीमा जो पूर्व की तरफ है, अरुणाचल प्रदेश वाले सेक्टर की तरफ है, उसे आप ईस्टर्न सेक्टर के नाम से जानते हैं। इसमें सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश का सीमा साझा है। इसी प्रकार से एक सेक्टर है जिसे सेंट्रल सेक्टर के नाम से जानते हैं, दैट इज ऑफ हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड। आपको याद होगा इसी जगह उत्तराखंड में औली के अंदर युद्ध अभ्यास चल रहा था भारत और अमेरिकी सेना का। हाल ही में इसने उसका भी विरोध किया था दिसंबर के फर्स्ट वीक में। इसी प्रकार से तीसरी जो क्षेत्र है, जो सीमा है, वो असल में होने को तो मैकमोहन लाइन है, जो कि 1914 के अंदर डिसाइड की गई थी मैकमोहन के द्वारा। मैकमोहन के द्वारा 1914 में डिसाइड की गई लाइन को वर्तमान में चीन नहीं मानता। 1962 में चीन के द्वारा अक्साई चीन वाले क्षेत्र के ऊपर कब्जा कर लिया गया था। उसके बाद दोनों देश की सीमाओं के द्वारा LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, को दोनों की सीमा माना गया। 1993 में चीन इसे बॉर्डर मानने को तैयार हुआ, यानी कि इस प्रकार से यह कब्जे वाला क्षेत्र अब पूरी तरह से चीन के पास चला गया, क्योंकि हम लोगों ने समझौता करके 1993 के अंदर इसे एग्रीमेंट करके LAC मान लिया, यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की। उस पार आप रहोगे, इस पार हम रहेंगे। ये जो क्षेत्र आपको दिख रहा है, इस क्षेत्र के अंदर ये जो पर्टिकुलर क्षेत्र है, इस क्षेत्र को पाकिस्तान के द्वारा चीन को दिया गया। तो ये वाला जो क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र वर्तमान में चीन के पास है। ये पाकिस्तान के द्वारा जो डॉटेड क्षेत्र है, ये चीन को दान में दिया गया है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये सारी सीमाएं हैं जो आपको समझ में आनी चाहिए। 1914 के अंदर मैकमोहन लाइन डिसाइड की गई थी, लेकिन इसे मानते नहीं है। 1993 में आधिकारिक तौर पर LAC को बॉर्डर मानने पर दोनों देश राजी हो गए थे। अरुणाचल प्रदेश और अक्साई चीन पर पहले भी विवाद हुए हैं, उनमें से एक विवाद फिलहाल आप लोग देख रहे हैं। अब अचानक इस तरह के विवाद इतने सालों बाद क्यों हुए? 1975 के बाद अब सुन रहे हैं आप। इसके पीछे का बड़ा कारण क्या है? तो इसके पीछे का बड़ा कारण क्या है कि असल में आपको याद होगा कि जब गलवान वैली इंसिडेंट हुआ था, तब भी यह बड़ा कारण था कि हम लोगों के द्वारा LAC के नज़दीक सड़क का निर्माण कार्य किया जा रहा था। सड़क निर्माण कार्य भारत इस क्षेत्र में इसलिए करता है क्योंकि ये बॉर्डर को तो पता चले कि कल को उठा के पिलर सरका के आगे खड़े कर दे, लेकिन सड़कें सरकाई नहीं जा सकती। ऐसी स्थिति में भारत यहाँ पर पूरी तरह से बॉर्डर एरिया पर सड़क का निर्माण करके, ताकि सड़क क्षेत्र के अंदर सेना की आवाजाही भी अच्छे से हो पाए और इनकी निगरानी भी हो पाए। तो जब हम लोगों ने गलवान वैली के पास में जो LAC के नज़दीक सड़क का निर्माण कार्य शुरू किया था, तब इनको बड़ी दिक्कत आई थी। गोल्डी बेग के लिए हम सड़क बना रहे थे, दौलत बेग ओल्डी के लिए, ठीक है, उसके लिए इनको सड़क के बारे में दिक्कत हुई थी। ऐसे ही फिलहाल क्या हुआ है, भारत सरकार अपने द्वारा यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर की घोषणा कर चुकी है। मैंने आज से 12 दिन पहले आपके साथ में एक सेशन साझा किया था, जिसमें मैंने कहा था कि कंट्री अपनी बिगेस्ट और टफेस्ट प्रोजेक्ट इस बार पूरा करेगी, यानी बनाने जा रही है, दैट इज अरुणाचल फ्रंटियर हाईवे, जिसमें ये जो क्षेत्र है जहां पर अभी कन्फ्लिक्ट हुआ है, इस क्षेत्र से लेते हुए पूरी तरह से अरुणाचल प्रदेश की सीमा पर सड़क का निर्माण कार्य किया जा रहा है, म्यांमार के बॉर्डर तक।
मैंने इस सेशन को पढ़ाते समय भी आपको कहा था, अगर आप चाहें तो दोबारा इसे देख लीजिएगा। इस सेशन में मैंने कहा था कि चीन को इससे बड़ी दिक्कतें होंगी, संभव है कि कन्फ्रंटेशन देखने को मिल जाए। इस सेशन को 12 दिन पूरे हुए हैं, 12 दिन के बाद में आज आप इस सेशन को सुन रहे हैं 13वें दिन में। आप एक बार के लिए इस सेशन को दोबारा सुनिएगा। इसमें मैंने जिक्र किया था कि इसको, चीन को इस बात से दिक्कत हो सकती है, संभव है कि भारत और चीन की सेनाएं फिर से आमने सामने आ जाएं। और आप देख लें कि आप इस घटना को सुन रहे हैं, ये खबर के तुरंत बाद ये खबर निकल कर आई है। दैट मीन्स हम और आप अब अच्छे से समझने लगे हैं कि चीन को असल में दिक्कत है किस बात से। उसे दिक्कत है कि उसकी जो सीमाएं वो मानता है, उसके बाद में जो कब्जा करने का क्षेत्र है वहां दूसरे को किसी प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने ना दिया जाए ताकि उसके सपने ना टूट जाएं। ठीक है, तो ये वाला जो क्षेत्र हम आपको बता रहे हैं, यहां पर निर्माण हो रहा है अरुणाचल फ्रंटियर हाईवे का। अभी तो कुछ नहीं है, ये रास्ता जैसे जैसे बनेगा, अब आप मार्क माई वर्ड अगेन, ये घटनाएं रिपीटेटिवली आगे बढ़ेंगी। क्यों बढ़ेंगी? क्योंकि हम इसकी फितरत जान चुके हैं कि किसी भी देश को नहीं चाहता कि वो अपनी सीमाओं की हिफाजत करे, क्योंकि इसकी नेचर वही है जो हमारे खेतों के नजदीक कई बार हमारे पड़ोसियों की होती है। आपने कई बार हमारे घर के आसपास के जो खेत होते हैं उनको देखा होगा, कई हमारे खेत के पड़ोसी इस तरह के भी होते हैं, सब नहीं होते, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जब भी खेत में जोत मारते हैं यानी प्लगिंग करते हैं खेत की, उस समय जो दोनों खेतों के बीच की पगडंडी होती है उसके ऊपर भी हल चला देते हैं, ताकि पगडंडी वाला क्षेत्र उनके खेत का हिस्सा बन जाता है और भविष्य में दोनों क्षेत्रों के बीच में जो नई पगडंडी का निर्माण हो वो बेचारे दूसरे के खेत से हो। ये जो तरीका है, इससे बचने के लिए समटाइम्स अपन खेत पर बाड़ेबंदी कर देते हैं, कुछ पेड़ लगा देते हैं, कुछ तार बांध देते हैं ताकि ये खींचकर जमीन अंदर ना ले आए। लेकिन चीन जो है इस तारबंदी को पसंद नहीं करता, यानी ये सड़क निर्माण इसके लिए बाड़ेबंदी जैसा ही है। इसको पता है कि एक बार ये बन गए तो भविष्य में ये आगे नहीं आ पाएंगे। हालांकि फिलहाल हमारी एब्सेंस में इन्होंने कई तरह के कार्य यहां पर किए हैं, जैसे 15 क्षेत्रों के नाम बदल दिए, 15 में से 8 क्षेत्रों को तिब्बत के लोगों का बता दिया, 6 स्थानों के नाम बदल दिए, कुछ कॉलोनीज यहां पर बनाए जाने की खबरें सैटेलाइट के माध्यम से समय समय पर आती रही हैं। ये वो सारी चीजें हैं जो चीन के द्वारा की जाती हैं। जैसे हाल ही में इसने देखा कि भारत के द्वारा उत्तराखंड के औली के अंदर युद्धाभ्यास किया जा रहा है अमेरिकी सैनिकों के साथ, उसका भी इसने विरोध किया क्योंकि इसे लगता है कि इंडिया अवेयर हो रहा है। हालांकि अवेयर हम बहुत पहले हो चुके हैं। 2020 में जब तुम्हारे साथ हमारी झड़प हुई, तुमने इनोसेंटली हमारे लोगों के साथ में जो इलेक्ट्रिक रॉड का उपयोग किया, अब हमने भी उसका इलाज ढूंढ लिया। 2021 में हमारे द्वारा भी ऐसे नॉन लीथल वेपन बनाए गए। इंडिया ने मतलब अपने द्वारा इस तरह के नॉन लीथल वेपन बनाए जिनके माध्यम से, जैसे त्रिशूल है, इलेक्ट्रिक रॉड है, इलेक्ट्रिक पंचेस हैं। तो अब जो हमारी सेना है बॉर्डर पर, वो पूरी तरह से करंट वाले हथियार रखती है, ऐसा हम उम्मीद कर सकते हैं। उन सैनिकों के पास क्या था, इसके बारे में कोई भी कंफर्मेशन नहीं आया है, और क्या ये वाकई में सभी सैनिकों तक पहुंच गया है, ये भी श्योरिटी नहीं है। खबर है कि 2021 में भारत ने त्रिशूल और भद्र जैसे कुछ ऐसी चीजें बनाए थे, पंचेस बनाए थे, दंड बनाए थे, जो कि सैनिकों को दिए जा सके। अब वो कितना डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, कहां तक हुआ है, नॉट वेरी मच श्योर। ठीक है, तो लाठी डंडों का इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि हमने 1996 के अंदर ये एक एग्रीमेंट कर रखा है कि हम किसी के ऊपर राइफल्स नहीं चलाएंगे। ठीक है, क्या यह घटना पहली बार है? देखिए, 200 सैनिक वर्ष 2021 में भी ऐसे ही अंडर एंट्री किए थे, उनको भारतीय मिलिट्री ने वापस पीछे भेज दिया था। इस बार 300 सैनिक प्रवेश किए हैं, भारतीय सैनिकों ने झगड़ कर पीछे भेज दिया है। लेकिन ये घटनाएं रिपीटेटिवली होंगी, इसके लिए हमें बहुत अच्छे से मतलब वो रहने की आवश्यकता है। हालांकि भारत सरकार के द्वारा अपना स्टैंड बहुत अच्छे से क्लियर किया हुआ है कि इंडिया विल नॉट टॉलरेट एनी यूनिलैटरल अटेम्प्ट टू चेंज LAC, यानी कि यदि कोई देश ये सोचता है कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में वो अपने मन मुताबिक परिवर्तन कर लेगा, तो हम ऐसा होने नहीं देंगे। ये भारत के जयशंकर साहब के द्वारा हाल ही में संसद में दिए गए एक जवाब के अंदर जवाब था। 8 दिसंबर की यह खबर की कटिंग है जो आप देख रहे हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको जानकारी पसंद आई हो। अगर जानकारी पसंद आई हो तो इसे सभी साथियों के साथ साझा करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। मेरा रेफरल कोड है अंकित10, जिसका यूज करके अनअकैडमी पर फिलहाल SSC के सब्सक्रिप्शंस में 20% ऑफ चल रहा है। आप उसका लाभ लेकर 5
5,399 रुपए में कोर्सेज 12 महीने के ले सकते हैं। यूपीएससी कैटेगरी में 15 तारीख से इंडिया के टॉप एडुकेटर्स के साथ मिलकर के एक नया बैच शुरू हो रहा है, जिसे आप ज्वाइन कर सकते हैं प्लस अथवा आइकॉनिक फॉर्मेट में। आइकॉनिक में आपको मेंटरशिप मिलती है, बैच का नाम लक्ष्य है, 18 महीने का एक्सक्लूसिव कोर्स है। ऐसे ही एक और बैच आरंभ के नाम से शुरू हो रहा है। 18 महीने के कोर्स की फीस 55,000 है, जिसमें प्रीलिम्स, मेंस और ऑप्शनल सारी चीजें आपको मिलती हैं। इजी ईएमआई ऑप्शंस के साथ आपको ये उपलब्ध कराए जाते हैं। 4,364 रुपए प्रति माह के ऊपर आपको ये सारी चीजें उपलब्ध होती हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।